अस्सलाम वालेकुम जी। 106 बी स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। अच्छा जी, आप बुक्स का पेज नंबर 703 ओपन कर लें। आप बुक्स का पेज 703 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ये चैप्टर है। इसको ज़रा कोशिश करते हैं जल्दी से इसको देखकर फिर ईपीएस के कोई एक दो सवाल कर लें, छोटे छोटे जो करने हैं डिस्क्लोजर्स के लिए। मेरे ख्याल में एनपीओ की थ्योरी तो फिर अब कल पे चली गई है। मेरा तो था कि वो भी हो जाएगी। खैर कोई मसला नहीं, जो करना है तो सली से करना है ना, ठीक है। तो एनपीओ की थ्योरी भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैं आपके लिए टेबलर फॉर्म के अंदर चीज़ें वो लिखवा दूंगा आपको। बाकी थ्योरी फिर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। जो चीज़ ज़रूरत होगी वो मैं हाईलाइट आपसे करवा दूंगा अभी, ठीक है, ताकि जब आप तैयारी करने में बैठें तो आप वो टेबल पढ़ें और फिर उस जुमले को पढ़ लें जो हाईलाइट किया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये ज़रा आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके साथ थोड़ा सा मैं रीड कर भी देता हूँ। ये असिस्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क असिस्ट करता है आईएएसबी को ताकि वो नए आईएफआरएसेस बना सके और एग्जिस्टिंग को रिव्यू कर सके। असल में फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क असल में वो बुनियादी डेफिनेशंस हैं जो अकाउंटिंग के शुरू में आपने पढ़ी थी। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स, बुनियादी बात तो यही होती है जिससे शुरू हुए होते हैं। जैसे एसेट, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड बना कब ज़रूरत पड़ी? जब एक इकोनॉमिक रिसोर्स हमने ख़रीद लिया, पास्ट इवेंट की वजह से हमारे पास आ गया, फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स हमें नज़र आ रहे थे। अब ज़रूरत महसूस हुई कि पहली बात ये कि ये क्या है जी, इसकी नेचर एसेट जैसी लग रही है, फ्यूचर में बेनिफिट्स दे रहा है, ठीक है, हमारा एक असासा है, तो ज़रूरत महसूस हुई स्टैंडर्ड बनाने की। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर स्टैंडर्ड बनते गए। तो फ्रेमवर्क जो है वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पिछली अटैम्प्ट में बच्चों ने कहा, बात के बीच में फिर मैं रोक देता हूँ, कि फ्रेमवर्क का सवाल भी तो स्टैंडर्ड से देखा जा सकता है, तो स्टैंडर्ड में ये फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्रेमवर्क जो है इसको बुनियाद रख कर स्टैंडर्ड्स सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स की बुनियाद है। और फ्रेमवर्क की कोई रिक्वायरमेंट किसी आईएफआरएस से टक्कर नहीं खाती। यानी अगर फ्रेमवर्क ने कहा है कि एसेट एक ऐसा रिसोर्स है पास्ट में हमारा हुआ था और फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो स्टैंडर्ड कोई ऐसा नहीं आया जिसने एसेट को लायबिलिटी की तरह से बोल दिया हो। स्टिल अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड में और फ्रेमवर्क में, तो प्रिवेल क्या करेगा आपके ख्याल में? स्टैंडर्ड जो हमने इसको देखते हुए बनाया था, ठीक है, वो बाद में बने हुए स्टैंडर्ड्स प्रिवेल करते हैं फिर, ठीक है। वो भाई सही है, सही है। अच्छा, तो पर्पज़ एक तो ये है कि असिस्ट करना बोर्ड को कि वो नए स्टैंडर्ड्स बनाएं या एग्जिस्टिंग को रिव्यू करें, ठीक है। उसके बाद असिस्ट करता है आईएएसबी को इन प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन। बस इससे आगे क्या भाई? देखें, मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार शायद जिक्र किया था कि आप तो तकरीबन आपने सारे आईएएस पढ़े हैं। पहले आईएफआरएस 15 होता था आपके यहाँ पे, पहले ज़माने में आईएएस आते थे, ठीक है, अब फिर आईएफआरएस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। होता ये था कि कुछ डिफरेंसेस बहरहाल होते थे डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज़ के दुनिया के अंदर, जैसे यूएस गैप्स वाले जो हैं उनके और ये अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाले जो आईएएस हैं, आईएफआरएस जो हैं, ये ज़रा डिफरेंसेस थे इनके अंदर। तो आईएफआरएस जो आ रहे हैं अब, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उसको भी ब्रिज कर लें, जो गैप थोड़ा बहुत होता भी था। तो अभी आईएफआरएस इसको देख कर बन रहे हैं ताकि दुनिया के अंदर अगर कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क था भी तो कोशिश करके उनको भी हार्मोनाइज़ कर लिया जाए, उनको एक जैसा कर लिया जाए। तो प्रमोट करना एक जैसी चीज़ों को, तभी तो आप लोग मोबाइल होते हैं। आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप किसी भी कंट्री में जाके उसके लॉज टैक्स जो है उनके कुछ एक दो पर्चे दे के आप वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के अंदर हमने एक जैसी ही पढ़ी होती हैं। ये स्टैंडर्ड्स जो आप यहाँ पढ़ रहे होते हैं, जॉन भी यही पढ़ रहा होता है कनाडा के अंदर बैठ के, तो स्टैंडर्ड्स तो सेम ही होते हैं। तो हार्मोनाइजेशन की तरफ बहरहाल इसमें जो है वो थोड़ी हेल्प जो है वो ये करता है। ये इसी ने ही हेल्प की है, इसका ये बेसिक पर्पज़ भी है, ठीक है। एक बार इस सारे पैरा को पढ़ लेना, लेकिन जितना हाईलाइट कर रहा हूँ बस यही जहन में रहे, ठीक है।
अच्छा जी, ये भी वैसी बात है, नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ को नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए भी हेल्प करता है। अच्छा जी, बड़ी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर को अप्लाई करने में आईएफआरएस ये हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, फ्रेमवर्क ने बताया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। अब कोई चीज़ फाइनेंशियल बनाने वाले को लग रही है कि ये एसेट है और ये ऐसा एसेट है कि ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा, तो वो फिर IAS 16 की तरफ गया। तो बेसिक नॉलेज तो यही वाला ही था ना, ठीक है। असिस्ट करता है प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अप्लाइंग आईएफआरएस, ठीक है जी। और ऐसी चीज़ तो जाहिर सी बात है, अब ये मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है कि जो चीज़ IFRS अभी जिसके बारे में नहीं बने होते, तो वापस शायद आपको मैंने ये IAS 8 के अंदर पढ़ाया भी था कि सबसे पहले रेलेवेंट IFRS देखो, ना मिले तो फिर क्या करो, कोई सिमिलर IFRS देख लो, ना मिले तो फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ। तो फ्रेमवर्क क्या है, वही बात उसने बताई थी कि वो फिर आप खुद सोचो यार, ये नज़र आ रही है चीज़, ये एसेट है या लाइबिलिटी, आपकी जजमेंट फिर आ जाती है, ठीक है। बहरहाल असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अप्लाइंग IFRS काफ़ी है, ये याद रखना, ठीक है। असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ऑडिटर भी तो यही नॉलेज यूज़ कर रहा होता है कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। फिर इनकम कौन सी है, आप IFRS 15 FAR 2 में जाके पढ़ोगे जी, रेवेन्यू क्या रिकॉर्ड करें क्या ना करें, फिर ये कहानियाँ आगे चल रही होती हैं, ठीक है। और यूजर्स को भी असिस्ट करता है इन इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी आपको अब पता ही है, आप इंटरप्रिटेशन करके आए हैं, आपके बेसिक नॉलेज आपको था कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, तभी तो आप इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे। तो ये मेरा दिल नहीं था वैसे पढ़ाने का, ये रीड ओनली का भी था, लेकिन चलो अब पढ़ लिया। तो अबाउट इस अप्रोच टू फॉर्मुलेशन ऑफ, बस ठीक है, आखिरी वाले को रहने दें, ये काफ़ी है, ठीक है। तो कुछ पर्पजेज़ हमने यहाँ पे देख लिए, कोई एक आधा किसी एक नंबर के लिए आ जाए तो। उसके बाद कंटेंट्स इसके अंदर क्या कुछ है, बस ठीक है, एक दफ़ा रीड ओनली कर ही लें ऐसे, लेकिन सिर्फ एक बार रीड ओनली, बस जो चीज़ ज़रूरी है उसका मैं ट्री आपके साथ बना के शेयर कर देता हूँ, जो चीज़ आपने याद रखनी होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, द अल्टरनेट टू अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसको रहने दें। हाँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करना तो इसको भी रीड ही है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ नॉट एन IFRS एंड नथिंग इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्पेसिफिक IFRS। कहता है ये कोई IFRS नहीं है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी स्टैंडर्ड को ओवरराइड करे। ऐसा होगा नहीं कि फ्रेमवर्क में कोई ऐसी बात हो जो स्टैंडर्ड को ओवरराइड कर रही हो, ऐसा होगा नहीं। लेकिन ऑन वेरी रेयर ओकेजन्स देयर माइट बी अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कभी ऐसा हो भी जाए बिटवीन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS। इन दोज केसेस रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिवेल ओवर दोज ऑफ, तो IFRS क्या करेगा, और वो जीत जाएगा, IFRS की हम बात मानेंगे। तो ये सारा ही पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि IFRS और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिवेल करेंगी, ठीक है जी। ओके हो गया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS, ठीक है। नथिंग इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स IFRS, लेकिन अगर कभी कन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिवेल करेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो यूज़फुल बन जाए, ये कैसे मुमकिन है। सबसे पहली बात है कि दो चीज़ें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर होना ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू बी यूज़फुल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी यूज़फुल, ऊपर अंग्रेज़ी को लिख लेते हैं, बना लेते हैं अभी। उसके अंदर दो खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहली तो कि उसकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलें, ये तो छोटी बातें हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम उसकी क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो मेन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो और रेलेवेंट हो। फिर इन दो चीज़ों को ही आगे एनहेंस करने के लिए कुछ और क्वालिटीज़ हम देखते हैं। यानी बेसिकली दो ही क्वालिटीज़ हैं, अगर वो हों तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है कि ये यूज़फुल है। तो ज़रा ऊपर जुमला छोटा सा लिख लेंगे। एक क्या है जी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है वो जो शायद किसी ने अगर ऑडिट पढ़ लिया है या आगे पढ़ेंगे तो ये बात लिखी हुई मिला करेगी आपको, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यही होती है
कि आप ये कह रहे होते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अब ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, ऑडिट के अंदर भी पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है इनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रेलेवेंट होना, ठीक है। तो रेलेवेंस इज़ ऑल्सो एन अदर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। अब इसके बारे में लिखूंगा कुछ नहीं, इसके बारे में ये क्या है जी, क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिलहाल ये अब क्या कह सकते हैं, लेंथी बात ही है। टू बी यूज़फुल, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़फुल होना चाहिए तो उनके लिए उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पेज पे आए नंबर 704 पे, और रेलेवेंस के लिए आपने एक जुमला हाईलाइट कर लेना है। रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन मे बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन अ डिसीजन इवन इफ सम यूजर्स चूज नॉट टू टेक एडवांटेज। द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय मटेरियलिटी। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ, अच्छा जी, असल में रेलेवेंट कब कहेंगे इंफॉर्मेशन को, वो कह रहा है अगर वो डिसीजन ऑफ यूज़र को बदलने की अहलियत रखती हो। सादा सी बात है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, देख के मैंने कहा नहीं यार कंपनी ए नहीं कंपनी बी में इन्वेस्ट करूँगा, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सामने थी तो उसी की बेस के ऊपर डिसीजन किया ना। मैं पहले शायद कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था, लेकिन जब कंपनी बी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई तो मैं शायद अपने फैसले को बदलने पे भी मजबूर हो गया, ठीक है। तो रेलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो कैपेबल होती है ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन डिसीजन मेड बाय द यूजर, ठीक है जी। अगली बात वो कह रहा है, चलें जहन में रखना है तो रख लें। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब क्या है, अब देखें ना, एक बंदे के लिए कोई बात मटीरियल हो सकती है, दूसरे के लिए कोई दूसरी हो सकती है। एक बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है, ठीक है, और एक बंदा जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अब शेयर की प्राइस ज़्यादा पे करके डिविडेंड कमाने वाला शायद जो है वो, मतलब जैसे मैंने प्राइस अर्निंग रेशो का बताया था, ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है कि यार डिविडेंड कमाऊंगा, कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा, लंबे अरसे के लिए रहूंगा, चलो कोई बात नहीं है, मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, एक बात कर, ठीक है। लेकिन दूसरे के लिए शायद ये बात इतनी रेलेवेंट ना रहे, क्योंकि उसका मटीरियलिटी लेवल किसी और तरफ बैठा हुआ है। ये भी तो हो सकता है वो ये कहे कि यार मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैंने बस शेयर को ख़रीदना है और बेचना है, तो शेयर खरीद के बेच लूँ, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी फ्लक्चुएशन शो कर रही है, मैं सस्ता शेयर उठाऊँ महंगा बेच लूँ। बहरहाल ये कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है अहम, तो इसलिए जो अंडरलाइन करना है वो आपने सिर्फ पहली लाइन को करना है। लेकिन जब एक बार आपने आज जाके पढ़ना है ना, तो इसको सारे को पढ़ लेना है, फिर अंडरलाइन सिर्फ हाईलाइटेड सिर्फ ये होगा, फिर जब भी रिवाइज करेंगे सिर्फ इस लाइन को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दूसरी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, टू बी यूजफुल, टू मेक देम यूजफुल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू दें, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमेना इन वर्ड्स एंड नंबर्स। कहते हैं जी जो इकोनॉमीज़ के हालात चल रहे होते हैं उनको वर्ड्स और नंबर्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो बता रही होती हैं, बोल रही होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हालात को ही, ठीक है। टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंट रेलेवेंट फिनोमेना, यानी सिर्फ रेलेवेंट होना ज़रूरी नहीं है, बट इट मस्ट ऑल्सो फेथफुली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ फिनोमेना दैट इट प्रपोर्ट्स टू रिप्रेजेंट। वो कहता है जो कुछ उसमें लिखा हुआ है सिर्फ रेलेवेंट होना ज़रूरी नहीं है उसका, वो ट्रू एंड फेयर व्यू भी दे। यानी ये ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है जिसके ऊपर हम डिसीजन ले रहे हैं, वो तो फिर क्वालिटी ना हुई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि वो हमारे डिसीजन को बदल रही है। अब डिसीजन को अगर बदल रही है और वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, यानी सही नहीं है, तो फिर तो क्वालिटी एक डिसीजन बदलने वाली तो थी उसके अंदर, लेकिन दूसरी तरफ उसकी क्वालिटी की, उस क्वालिटी की दूसरी क्वालिटी जो आ गई जिसने कहा कि जी ये फाइनेंशियल सही नहीं है। जब सही नहीं है तो फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें, उसका हमने क्या करना है, तो क्वालिटी तो फिर ना रही इसके अंदर, ठीक है। तो although in many circumstances substance of an economic phenomenon and its legal form are same, accountant should carefully identify when it might not be the case. To be perfectly faithful, a depiction would have three characteristics. It would be complete, neutral and free from. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर आप चाहते हैं कि वो फेथफुल हों यानी ट्रू एंड फेयर व्यू दें, तो उनके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। वो कंप्लीट होनी चाहिए,
कोई चीज़ रह ना जाए, न्यूट्रल होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी ने अपने मतलब से। बायसनेस क्या होती है, आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया है, एसेट इम्पेयर हो रहा है, लेकिन आपको सीएफओ साहब कह रहे हैं यार प्रॉफिट कम हो जाएंगे, रहने दे यार उस्ताद, जान दे, कुछ नहीं होता। किसी को क्या पता इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया या नहीं लगाया, आपने इंडिकेटर्स को देखते हुए लगाया था। अगर आप वो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड करते तो क्या आप न्यूट्रल हैं? आप तो न्यूट्रल नहीं रहे, आप तो बायस्ड हो गए। तो ये फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि जी आगे 16 ने कहा है कि मैंने पीपीई के नोट के नीचे, ऐसी बातें वैसे हम लिख रहे होते हैं छोटी छोटी, मुझे पता है, ठीक है ना, ऐसे छोटी सी बात, ऐसे छोटा सा ऐसे पॉइंट लिख लेते होते हैं ना हम, ठीक है। क्या किया हमने जी, हम रीवैल्यूअर के नाम की मैं बात करता हूँ, लेट्स से रीवैल्यूअर नेम। आपने कहा, आपने पीपीई का नोट बनाया, अब आपको पता है, आप आइए 16 पढ़ के गए हैं ताज़ा ताज़ा, आपने वहाँ पे लिखा हुआ देखा है कि रीवैल्यूअर का नाम इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये बताओ रीवैल्यूअर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसी को बताने के लिए हम नाम लिखते हैं। अब आपने नाम लिखा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर ली आपने, आप सीईओ या सीएफओ साहब के पास गए तो उन्होंने कहा यार ये ना हमारा कज़न था जिससे हमने रीवैल्यूएशन करवाई है। तुम्हें पता ही है दूसरा बंदा कहाँ मानता है हमारी बात, तो हमें ज़रा थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट्स चाहिए थे, तो इसका नाम ना लिखो, बस ये लिख दो, तुमने लिखना ही है ना सब, तुम लिख लो लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलां डेट। इस बंदे का नाम ना लिखो, यूज़र को तो फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है, तो मेरा कज़न है। तो अगर आप ये काम कर देते हैं, यानी आपने ये नाम इंक्लूड नहीं किया, तो क्या कंप्लीट है इन्फॉर्मेशन? ठीक है, तो कंप्लीट नहीं है। और न्यूट्रल कब नहीं है? जब मैंने आपको कहा मिसाल के तौर पे कि इम्पेयरमेंट लॉस था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इम्पेयरमेंट लॉस था, आपने रिकॉर्ड, वैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों तरह पे आप कंप्लीटनेस भी कह सकते हैं उसकी तरफ। लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उनको एक एग्जांपल ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इम्पेयरमेंट लॉस था, आपने रिकॉर्ड ना किया, ठीक है। और फ्री फ्रॉम एरर, अब ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, और उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बात क्या हुई जी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी, यूँ लिखेंगे हम, टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो फेथफुली रिप्रेजेंट सब्सटेंस ऑफ द, ये इसको रहने दो, ये ऐसे सब्सटेंस मस्ट ऑल्सो फेथफुली रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमिना एंड इट्स लीगल एंड इट purports to represent, ठीक है। ऑल्दो इन मेनी सर्कमस्टांसिस, इसको भी रहने दो, अकाउंटेंट शुड बी टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अ डिपिक्शन वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बात ही काम किया मेरे ख्याल से, इसी को ही आप हाईलाइट कर लें। टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट, थोड़ा जुमला तो चेंज हो सकता है ना, मस्ट बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। ऑफ कोर्स परफेक्शन इज सेल्डम, वो कह रहा है जी ज़रा जाहिर सी बात है, अब इंसान गलतियों के पुतले हैं, परफेक्शन तो नहीं आ सकती, ठीक है। तो मतलब फिर भी कोशिश ये करनी है, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज दोज क्वालिटीज़ टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जान के ना छोड़ो, कोई इंसानी, देखो ना वो IS 8 भी तो इसीलिए बना हुआ है कि बतकाज़ा बशरियत कोई गलती पिछले साल रह गई थी, अब पता लगी और वो मटेरियल है, इन मटेरियल तो हम छोड़ देते हैं। मटीरियल 5 रुपये का पेन जो है जी वो सही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब छोड़ो यार, उसके लिए IS 8 का नोट बनाओगे। तो इन मटीरियलिटी लेवल हर एक का डिफरेंट होता है, उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि इतने परसेंट है या इतने परसेंट है, ठीक है ना। बहरहाल सादा बात, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होने के लिए ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहली कंप्लीट हो, दूसरी न्यूट्रल हो, तीसरी फ्री फ्रॉम एरर हो, ठीक है। टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ज़रा आसान कर लेना जुमला, वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो 3 आगे लिख दी, ठीक है जी। तो टू बी यूजफुल इंफॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो फेथफुली रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फेथफुली रिप्रेजेंटेड, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो 2 जुमले बन गए बस, इसमें से और कुछ नहीं करना। टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फेथफुली
represented, ठीक है, बस ये जुमला है सारे का सारा। ओके, टू बी यूजफुल, ये येलो इस तरह से चल रहा है ऐसे। तो पहली बात, टू बी यूजफुल रेलेवेंट होना चाहिए, टू बी यूजफुल रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट होने के लिए क्या जरूरी है, वो डिसीजन बदलने की ताकत रखे। टू बी यूजफुल फेथफुली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए इंफॉर्मेशन को, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब होगी, जब कंप्लीट होगी, न्यूट्रल होगी और फ्री फ्रॉम एरर होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो है आपकी दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है जी, दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ही अचीव करने के लिए, एनहांस करने के लिए, बेसिकली अचीव तो हम कर ही रहे थे, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएं, इनके लिए फिर कुछ और क्वालिटीज़ का जिक्र हम करते हैं। ठीक है, और वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं जी, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। कंपैरिजन का कंपैरेटिव क्यों बनाते हैं, कंपेरेबिलिटी होना, कंपेरेबिलिटी होना, तो ये भी वही वैसे ही चल रहा है काम। ठीक है ना, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंस को अचीव करने के लिए, एनहांस करने के लिए बल्कि कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं। तो ये बेसिकली इस मेन ब्रांच के नीचे ही चल रही हैं, इस मेन हेड के नीचे ही ये भी चल रही हैं, और वो क्या है जी, कंपेरेबल होना चाहिए। अब इसके अंदर वो सारी बातें आती हैं जो आपको पता है। कंपैरिजन का मतलब क्या है जी, इसलिए तो कहते थे जी वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सेलेक्ट करो उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। क्यों, ताकि पिछले साल और ये साल कंपेरेबल रहे। कंपेरेबल होगा तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर रहा है। ठीक है, अचीव कर रहा है तो ये क्वालिटी है एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो कंपेरेबल होना चाहिए। इसके लिए बस एक लाइन देख लो, पढ़ना तो आज सारा एक बार पढ़ लेना है कि कोई चीज़ उसमें लाइन ऐसी नज़र आए, फिर मुझे ना कहना कल को पर्चे में वो एक लाइन आई पड़ी हो। तो पढ़ना सारा है, लेकिन मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ बस वो इसलिए है कि जब एक बार पढ़ लोगे ना, तो फिर जब भी रिवीजन में बैठोगे इधर से ये टेबल देखोगे, साथ सिर्फ एक एक लाइन पढ़ लोगे, रिवाइज हो जाएगा 10-15 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम फिर इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी enables user to identify, पहले मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ, and understand similarities in difference among the items. Information about reporting entity is more useful if it can be compared with similar information about other and with similar information about same entity of another period. रेशो में ही पढ़ा था। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में वो कह रहा है कि जी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा यूजफुल कब है, जब आप उसको पिछले साल से कंपेयर कर सकें और जब उसको दूसरी कंपनी से। अब ये कब होता है, देखें, कंसिस्टेंसी सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नहीं है, कंसिस्टेंसी तो ये भी है कि पिछले साल अगर मेरी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी था, एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस था, तो इस साल ये ना हो कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी लेस एक्सपेंसेस एड अदर इनकम कर रहा हूँ। मैं फॉर्मेट के अंदर भी कंसिस्टेंट चलूँ, तो इसीलिए IS1 ने एक फॉर्मेट दे दिया, सारे लोग ही इसी तरह से करते हैं उसको। ठीक है ना, तो वो IS1 का जब फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने पिछले साल से कंपेरेबल हैं, बल्कि आसपास के लोग भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनके साथ भी कंपेरेबल हो जाते हैं। बड़े आसानी से हम कहते थे हमारा जीपी उनका जीपी, हमारी कॉस्ट सेल उनकी कॉस्ट, हमारी सेल उनकी सेल, सब कुछ तो सेम होता था। कंपेरेबल है तो यूजफुल है, यूजफुल है तो ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अच्छा, तो कंसिस्टेंसी जो है वो कंपेरेबिलिटी के लिए ही है, लेकिन वही चीज़ नहीं है। कंसिस्टेंसी में अब वो कह रहा है, कंसिस्टेंसी रेफर्स टू यूज सेम मेथड फॉर द सेम आइटम्स आइदर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड विद इन अ रिपोर्टिंग एंटिटी और इन अ सिंगल पीरियड अक्रॉस एंटिटीज। कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ कंपेरेबिलिटी। ये कंसिस्टेंसी को डिफरेंट चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़, कंपेरेबिलिटी क्या होती है? कंपेरेबिलिटी आइडेंटिफाइज, ये ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमंग आइटम्स। ठीक है, ये तो ऐसे ही सादा सी एक डेफिनेशन होगी, कभी कभी यूं शरारत कर देता है, ये लाइन लिख के कहता है ये क्या है। तो कंपेरेबिलिटी क्या है? कंपेरेबिलिटी एनेबल करती है यूजर को टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमंग आइटम्स। ये डेफिनेशन तो ऐसी है, बचपन वाली है, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेने में हर्ज नहीं है। अब इंफॉर्मेशन अबाउट रिपोर्टिंग एंटिटी इज मोर यूजफुल, information is more useful if it can be compared with similar information about other entities and with similar information about the same entity from another period or another date। तो ये आसान सी बात है, याद नहीं करने बैठ जाना खुदारा, बस ये हाईलाइटेड को पढ़ लेना जब भी पढ़ने बैठो। ठीक है, अगली बात वो ये कहता है कि कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ है, लेकिन ये कंपेरेबिलिटी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो भी
अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाओ या जो भी फॉर्मेट अपनाओ से कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। ये करने से कंपेरेबिलिटी अचीव हो रही है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी रेफर्स टू यूज सेम मेथड्स फ्रॉम टाइम फॉर द सेम आइटम्स आइदर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, बस आगे ना आइदर फ्रॉम ये वो बस छोड़ो। कंसिस्टेंसी रेफर टू यूज ऑफ सेम मेथड्स फ्रॉम द सेम आइटम फॉर द सेम आइटम, ठीक है जी। एंड इट हेल्प्स, कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ कंपेरेबिलिटी, यानी अल्टीमेटली ये कोई अलग चीज़ नहीं है, आपकी क्वालिटी एक ही है, कंपेरेबल होना चाहिए। ये क्वालिटी है एनहेंस करने वाली, ये क्वालिटी एनहेंस कर रही है किस बात को? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को, कितने गया, और कंपेरेटिव और रेलेवेंस को। तो बेसिकली रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए ही ना, पिछला साल सामने होगा तो और रेलेवेंट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए डिसीजन मेकिंग आसान होगी, ठीक है। तो रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होने के लिए कंपेरेबल होना जरूरी है। अब कंपेरेबल होने के लिए उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी, कंसिस्टेंसी होगी तो ये कंपेरेबल होंगे, ठीक है। फिर तो उसके लिए क्या सीखा हुआ है? उसके लिए क्या सीखा हुआ है जी? उसके अलावा भी क्या करेंगे? नहीं, हम नोट भी बनाएंगे। तो जो यूजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख रहा होगा तो उसको नोट भी नजर आएगा, तो सारा कुछ उसको पता लग जाएगा। कंपेरेबिलिटी ही रखनी थी जी हमने, हम फाइफो ही यूज करते, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह से दिखाना जरा यूजर्स के लिए अच्छा है। तुम छोड़ो स्टैंडर्ड को, आपस में डिसीजन ले लिया तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नोट दिया था नोट। अब चाहे मैनेजमेंट ने खुद चेंज किया, चाहे स्टैंडर्ड बदला, तो वो तो अगली बात होगी ना, अभी तो बेसिक में चल रहे हैं बातों में, ठीक है। कंपेरेबल रखना है हमने, और जब कंपेरेबिलिटी का गड़बड़ हुई थी तभी तो वाई सेठ ने कहा था नोट बना के यूजर को बताओ ये रीस्टेट भी हुआ है। यहीं से तो वो चेक कर रहा था कि मेरे घर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ऐसे बात को बढ़ाओ ना, बस ठीक चल रहा है, जाने दो। कंपेरेबिलिटी क्या होती है? कंपेरेबिलिटी होती है कि आप अपने प्रीवियस ईयर्स से और दूसरी एंटिटीज से कंपेरेबल हो। कंसिस्टेंसी भी इसमें हेल्प कर देती है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, इधर लिखते तो रहे यार साथ साथ, कंपेरेबल हो और वेरीफाइबल हो। मतलब जो उसमें चीज़ें लिखी हुई है ना जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो ऐसे ना हो कि हवा में ही हो चीज़ें। यानी ऑडिटर जब जाए और जाके कहे भाईजान आपने ये रेवेन्यू लिखा हुआ है सेल्स, तो ये सेल्स आप ज़रा थोड़ा सा तमीज़ से लिख लें, मेरे ख्याल में 3-4 होने हैं मेरे ख्याल से जी। भाईजान आप सेल दिखा रहे हैं तो ये सेल आप वेरीफाई करवा लेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या लगता है हम 2 नंबरियाँ करने के लिए बैठे हैं, वेरीफाइबल। मैंने कहा जी हम ऑडिटर हैं, हमारा काम है, हमने चेक तो करना है, हमने रिपोर्ट देनी है कि ये और रिपोर्ट ऑडिटर भी क्या देता है? ऑडिटर कहता है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है ना। तो वो एरर शेरर नहीं है, फ्री फ्रॉम बायस है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो कंपेरेबल हो और वेरीफाइबल भी हो, यानी कि जो आइटम्स उसमें पड़े हैं, भाईजान ये फिक्स एसेट नज़र आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में? जी जी नज़र आ रहा है, क्या क्या चाहिए आपको बताएं ज़रा सपोर्टिंग। जी ये इनवॉइस है, ये हमने बल्कि उससे पहले वो तो सारी फाइल बनी होती है, वो उठा लाएंगे। जी हमने परचेज ऑर्डर भेजा था, बल्कि उससे भी पहले वाली बात लिखी होती है, जी हमें ये रिक्विजिशन आई थी, फिर हमने ये परचेज ऑर्डर बनाया था, फिर 4 बंदों को कोटेशन उनकी आई थी, उनमें से हमने लोएस्ट को सिलेक्ट किया था, सारी फाइल बनी होती है, आप जाओगे ऑडिट में तो, ठीक है। फिर हमने लोएस्ट को सिलेक्ट किया था, फिर उनको हमने ऑर्डर प्लेस किया था, फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो चीज़ें आई थी, उस चीज़ों के साथ एक डिस्पैच नोट उन्होंने भेजा था, एक गुड रिसीव GRN हमने बनाया था, फिर इनवॉइस साथ लगी हुई थी, फिर ये देखें इसकी पेमेंट हमारे बैंक से हुई है, इनके अकाउंट में हुई है। अब ये वेरीफाइबल है या नहीं? और जो नहीं है तो वो तो फिर 2 नंबर ही है एसेट के अंदर। तो जो 2 नंबर चीज़ पड़ी हुई है वो कोई अच्छी क्वालिटी तो नहीं है वो फिर। तो अच्छी क्वालिटी होने के लिए आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाइबल होना चाहिए, ओके। तो वेरीफाइबल की अंग्रेजी क्या कितनी को हाईलाइट करें? दिस क्वालिटी हेल्प्स टू अश्योर यूजर दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमेना। वेरीफाइबिलिटी मीन्स दैट डिफरेंट नॉलेज independent observers could reach consensus that a particular depiction, faithful quantified information need to be a single point estimate, a range of possible amounts. Verification can be direct verification mean verification through direct observation, counting वगैरह, indirect verification mean छोड़ें जी, नहीं मैं खुद पढ़ रहा था कि इसमें से कोई काम की बात है, कहते हैं आमीन। इसमें सिर्फ ये याद रखना है
वेरीफाइबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट नॉलेजेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कुड रीच कंसेंसस दैट पर्टिकुलर डिपिक्शन इज अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब, मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर था, ठीक है, और मैंने जाकर वहाँ पे उनसे जो ये बात पूछी तो उन्होंने जो है वो मुझे जो बात बताई तो मैं उस नतीजे पे पहुंच गया कि हाँ जी ये तो बिल्कुल सही है, ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। फिर और तसल्ली नहीं हुई तो मैंने कहा चलो गाड़ी निकालो, मुझे फैक्ट्री लेके जाओ, मैंने ये एसिड देखना भी है, फिजिकली भी कभी कभी ऑर्डर इंस्पेक्ट कर लेता है जाके, तो पढ़ा भी है कि नहीं है, हवा में तो नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाइबिलिटी में बस इतना सा देख लो। उसके बाद भाई वक्त पे होनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाने के लिए लॉ ने भी ना मैक्सिमम लिस्टेड कंपनी को 4 महीने का टाइम दिया। अब सी लॉ आप पता नहीं कब पढ़ोगे, तो उसमें फिर आप ये पढ़ोगे कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए ईयर एंड के आगे 4 महीने का टाइम दिया जाता है, 120 दिनों का। 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एजीएम करानी है, लाजमी है, ठीक है। अब 4 महीने का मतलब 120 दिन तक। अब उस एजीएम से 21 दिन पहले उन्होंने नोटिस भेजना है अपने सारे मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि हमारी 21 दिन बाद मीटिंग होनी है, यानी कि 99 दिन हो गए, 120 में से 21 तो निकल गए। और वो जो नोटिस होता है, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, उसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लगा के भेजना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने और कोई 9 दिन लाजिम है कि इस तक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन नहीं जाए, इससे लेट नहीं करना। और भाई इससे लेट फिर क्या, अब अगर हम पिछले साल की हम 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब 2023 में बना के बैठ के बना रहे हो तो क्या ये कोई काम की इंफॉर्मेशन होगी? ये तो शदीद आउटडेटेड। तो अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने के लिए, ताकि हम उसकी रेलेवेंस और फेथफुल, चलो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं आप कहते कि जी फेथफुल का क्या मसला है जी, ट्रू एंड फेयर तो होगा वो भी, भाई रेलेवेंट तो नहीं ना रही। अब रेलेवेंट तो नहीं ना रही तो क्वालिटी अच्छी तो तभी है जब टैमो टैम काम हो जाए, ठीक है। वेले दी नमाजा कवेले दियां टकरा, ये वो क्वालिटी है, ठीक है। तो टाइमलीनेस क्या है? दिस मीन्स, इस पे लिख ना लेना, दिस मीन्स हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकर इन टाइम टू बी कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन, ताकि वो को डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना है। अब 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी फैसले मेरे सामने रख दो और कहो हाँ जी आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो मैं कहूँगा यार इसको देख के मैं क्या बताऊँ, ठीक है जी। और एंड यार ये लिख तो लो यार, ये टेबल में तो लिख लो। टाइमलीनेस, एक दो और भी होने हैं। टाइमलीनेस एक तो नज़र आ गया था, शायद एक आधा और भी हो, लेकिन ये तो हैं। अच्छा वैसे इंट्रो में ये पढ़ के नहीं आते आप लोग? यार आपको पढ़ के आना चाहिए। अच्छा वो हैं मटीरियलिटी, प्रूडेंस, मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन इस किताब में आपके लिए डाले गए हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अभी आगे आ रहे हैं, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर वो नहीं है क्योंकि वो इंट्रो में उसने डाला हुआ है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़े हुए हैं। अच्छा चलें छोड़े, आगे बढ़ें जी। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ ये तो बस जनरल सी बात ही है। इंफॉर्मेशन इज मेड अंडरस्टैंडेबल बाय क्लासिफाइंग, करेक्टराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। एसेट्स हैं, ये नॉन करंट हैं, ये करंट हैं। लायबिलिटीज हैं, ये नॉन करंट हैं, ये करंट हैं। एनपीओ फंड्स हैं, और प्रॉफिट सीकिंग इक्विटी है, इक्विटी में ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर प्रीमियम है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। और क्या कर रहे हैं हम, ये मीनिंग अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम उसको मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हम कोई चीज़ें छुपाते नहीं, उल्टा ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं। और सारे स्टैंडर्ड्स इसी चीज़ को तो अचीव करने के पीछे लगे होते हैं, ये अंडरस्टैंडेबल बन जाए और उस वजह से फिर रेलेवेंट हो जाए और ये एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाए, तो हमारा मकसद पूरा हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्टैंडर्ड्स यही तो अचीव करना चाह रहे होते हैं। उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, यूज़र को धोखा ना मिले, ये भी लिखो, ये भी लिखो, तो वो साथ में जो है वो साथ के साथ वो ट्रू एंड फेयर व्यू को भी लेकर चल रहे होते हैं, उसमें वेरीफाइबिलिटी को भी लेकर चल रहे होते हैं, कोशिश ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाई करने वाला कर सके। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली स्टैंडर्ड्स भी जो हैं वो इसी पर ही पहुंच रहे होते हैं, और यही तो मकसद होता है। स्टैंडर्ड्स बनने का मकसद भी तो यही था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी के लिए फेथफुल हो, ट्रू एंड फेयर व्यू दे और रेलेवेंट हो। और बाकी ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंस को इन्हेंस करने के लिए हमने कहा टाइमली हो, वेरीफाइबल हो, कंसिस्टेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। सिंपल सी बात है, सिंपल जी गल। तो
नहीं है, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ नहीं आ रही बेटा आपको। और यार कोई नहीं। और यार तुम चुप करके बैठो, तुमने दवाई नहीं ना ली यार, उसको माफ़ कर दो यार, कोई यार अल्लाह अल्लाह राज़ी होगा है। ऐसे बेचारे दरवेश लोगों को, साईं आदमी है, समझ नहीं आ रही तुम्हें। कल से पिस्टल नहीं आए कल से मैं फिलहाल कल सिर्फ गोलियां लाऊंगा, पैनाडोल गोलियां मारूंगा। भाई लेट हो रहे हैं, मैंने छुट्टी को नहीं देनी और फिर उनकी क्लास लेट होनी है और फिर बहुत गड़बड़ हो जानी है। मेरा टाइम परेशानी में गुजरेगा, फिर कर लो परेशान उस्ताद। इंफॉर्मेशन इज मेड अंडरस्टैंडेबल बाय क्लासिफाइंग, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात लिखी है। इंफॉर्मेशन इज मेड अंडरस्टैंडेबल बाय क्लासिफाइंग, कैरेक्टराइजिंग, प्रेजेंटिंग इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ठीक है, अगली बातें बस रहने दो। वैसे ये अगली बात वैसे पढ़ लो, मतलब ये ना पढ़ो, ये वाली बात जो मैं अक्सर करता रहता हूँ यहाँ लिखी हुई है। आप ये कहो सर जी, आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी अगर करंट नॉन करंट करेंगे। सर जी यूजर को क्या पता करंट क्या होता है और नॉन करंट क्या होता है, तो हमें नहीं पता था। तो ये एक बेस है, बेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की सबसे बुनियादी बात क्या है हमारी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यूजर नॉलेजेबल है। Financial reports are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyze information diligently। उनको कुछ पता है, नहीं पता तो वो फिर पहले पता करें और फिर देखें ना। ठीक है, अब हम एसेट को क्या लिखें, एसेट में लिखें तो ठीक है, असासे, उसको असासा समझाओ फिर। अच्छा जी, ये कोई क्वालिटी नहीं है, अंडरस्टैंडेबिलिटी लिखा था हमने उधर, एक मिनट वो ज़रा पढ़ लो तुम जब तक मैं ये लिख रहा हूँ मुश्किल सी चीज़। अंडर स्टैंडेबिलिटी, अंडर स्टैंडेबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा अब हाँ भाई क्या कह रहे थे आप, किधर, और करेक्टराइजिंग मतलब करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एक जैसी चीज़ें एक जगह रखते हैं। हम एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर सिर्फ जो है वो हेड ऑफिस के खर्चे रख रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हुए उसको इधर फेंक रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस को ना सेलिंग में जाने दे रहे हैं, ना एडमिन में जा रहे हैं, ना कॉस्ट ऑफ सेल में, अदर इनकम को रेवेन्यू में नहीं जाने दे रहे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ देख के, करेक्टरिस्टिक्स देख के हम उसकी जो है वो इस तरह से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ ज़रा यूज़फुल हो जाए, यही होता है। लेकिन इतनी डीप जाने की क्या ज़रूरत है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है आप उसको, इतनी सी बात देखो, क्लासीफाई और प्रेजेंट ऐसे करो कि वो ज़रा क्लियर हो, बस बात होगी। लेकिन जब भी रिवीजन करो ये पढ़ लेना जुमला, ये अंडरलाइन किया हुआ है तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, ये सारी चीज़ों पे ना भाई खर्चा भी कुछ आता है। ठीक है, आप कह रहे हो जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो गुड होनी चाहिए, ज़बरदस्त हो, उसके लिए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए रेलेवेंस हो, तो ये सारे काम होने चाहिए। तो फिर बंदे भी रखने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट चलाने पड़ेंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ेगा, आप लोगों की रोज़गार का बंदोबस्त होने। तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट बहरहाल होता है। अगर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखेगा तो फिर ऑडिटर आके क्वालिफाई कर दे रिपोर्ट, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर वो ज़हनी तौर पे तैयार था, शायद उसका कोई कॉस्ट कंस्ट्रेंट रहा होगा। तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट इज़ अ परवेसिव कंस्ट्रेंट है। मतलब भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हर कोई चाहता है कि ज़बरदस्त हो, लेकिन उस पर खर्चा भी आता है जी। तो खर्चा आता है तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो इसलिए ना कोशिश ये की जाती है कि कोई विन विन सिचुएशन निकले, कि आप एक अच्छे खर्चे को, ज़्यादा खर्चा नहीं, अच्छा खर्चा करके एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बना ली जाए। ठीक है, जरा ये क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। कॉस्ट इज़ अ परवेसिव कंस्ट्रेंट ऑन द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इम्पोजेज कॉस्ट and it is important that those costs are justified by benefits of reporting that information। अगर आपको तनख्वाह देगा ना आपका सेठ, तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए फिर उसको। ये ना हो फिर ऑडिटर आया और कहे लीज का नोट क्या बना हुआ है, आपको जी IFRS 16 मुझे समझ नहीं आया था, FR 2 में मैंने छुट्टी की थी उसने, तो फिर आपने तो हलाल करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है ना,
द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड, ताके सुने, द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इट। आपकी तनख्वाहों से ज़्यादा फिर फायदा है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फायदे तो बहुत होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इफ द कॉस्ट इज नॉट वर्थ द बेनिफिट्स। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम कह रहे थे कि करेक्टरिस्टिक्स देख के हम एक खर्चा जो है वो एलोकेट करते हैं। आपने कहा जी जो बिजली का बिल है ना, मीटर एक ही है, तो मैं ना ये चाहता हूँ कि फैक्ट्री और एडमिन और सेलिंग तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग करूँ। तो फैक्ट्री के अंदर जितनी लाइट्स हैं और जितने पंखे हैं उतने बंदे हायर कर लिए, और उनके नीचे एक बंदा खड़ा है रजिस्टर लेके, बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन, फिर हिसाब लगा रहे हैं इतनी देर में इतनी देर। वो उनकी तनख्वाहें हैं, उससे फ़ायदा क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। तो उससे बेहतर है कुछ रीज़नेबल बेसिस देख लो। हाँ जी, अगर आप मतलब हमारी फैक्ट्री जो है वो 60 पर, मैं बोलना पाए फिर तुसी बोल लो पहले। दवाई का टाइम हो गया ना इसका जी, तुम्हें उधर भेज देना मैंने, अब फिर दवाई का टाइम हो गया था। तो भाई मकसद कहने का ये है कि आपने इतना खर्चा नहीं कर लेना कि इन्फॉर्मेशन की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना खर्चा कर दिया, बस कुछ रीज़नेबल बेसिस के ऊपर चल रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट होते ज़रूर हैं, ठीक है, तो आपने हलाल करना है। वो कहता है जी कॉस्ट इज़ अ परवेसिव कंस्ट्रेंट, ठीक है, लेकिन वो कहता है जी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल, यार ये हाईलाइट कर लोगे आप, ना करो ना, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ, बाद में मिटाता हूँ। ये ग्रीन हाईलाइट करता हूँ, ग्रीन वाला, ये नहीं आपने हाईलाइट करना। कॉस्ट इज अ परवेसिव कंस्ट्रेंट, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इम्पोजेज कॉस्ट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट दोज कॉस्ट आर जस्टिफाइड बाय द बेनिफिट्स। हलाल करो उनको, अगर उन्होंने आपको तनख्वाह पे रखा है तो वो जस्टिफाई करे आप वाली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या आपने वो सही किया, ठीक है जी। चलें, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है बेटा। ये तो अभी मैं बता ही रहा था कि ये सारे काम करने के लिए आपको कोई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। तो इतने बंदे ना रख लेना कि इन्फॉर्मेशन का उतनी ज़रूरत ना हो जितनी कॉस्ट आ जाए। और अगर कॉस्ट इनकर हुई है तो कॉस्ट जिस पे इनकर हुई है वो भी कोशिश करे कि फिर वो जिस काम के लिए है वो उसको सही से कर ले, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होगी जी चीज़ें, ये है क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ऐसे ही है, इसकी पिक्चर ऐसे ही ले लें, ठीक है। बेसिकली तो ये दो हैं, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंस, ताकि एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाए। फिर इन दोनों चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आगे कंपेरेबिलिटी भी, वेरीफाइबिलिटी भी, टाइमलीनेस भी और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी आती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में कॉस्ट बहरहाल एक कंस्ट्रेंट होता है, तो कोशिश करें कि कोई दरमियाना रास्ता निकले, ठीक है। बस ये देख लेना कि जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का की यूज़फुलनेस है, कॉस्ट उसको ज़्यादा, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो, बेनिफिट इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा ही हो कॉस्ट से, ये ज़रा देख कर कॉस्ट इनकर करना इस सारे काम में, ठीक है। चलें आगे। एंजॉइंग नहीं आता यार, नहीं आता भाई यार, आप लोगों को बोलने का किसी ने कहा है? जितना मैंने कहा एंजॉइंग कहो यस या नो, दैट्स इट। तीसरी, हाँ एक बार बोल दिया दैट्स इट, तीसरी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना पूछा जाता है। इस तरह से खाम में आप टाइम ज़ाया करते हैं। रिकग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता है जी रिकग्निशन क्राइटेरिया असल में, अच्छा वो कहता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एसेट हो, लायबिलिटी हो, इक्विटी हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ तब रिकॉर्ड करने हैं जब वो डेफिनेशन मीट कर जाएं उस एलिमेंट की। यानी एसेट को तब एसेट कहना जब वो एसेट की डेफिनेशन मीट, क्या होता है, हाँ बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको तसल्ली हो कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं। ये वो चीज़ है जो शायद इंट्रो में पहले आप पढ़ते हैं लेकिन बताई नहीं जाती इन चीज़ों के नाम, ठीक है। सुने, एसेट रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सबसे पहले ये देखो कि वो एसेट है भी कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, वो सर्टन क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे हर एक स्टैंडर्ड का अपना अपना, जैसे IAS 16 आया था, उसने कहा था इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अगर करनी है किसी भी एलिमेंट की तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट करे। उस एलिमेंट की डेफिनेशन, ये इनकम है, कैसे है पता हो, इनकम की सादा सी डेफिनेशन अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा,
तो उसके बाद जब ये डिसाइड होगा कि ये इनकम है तो फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए अगली बात सोचते थे कमाली है कि नहीं। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या होता था जी, अगर हमने अर्न कर ली है तो रिकॉर्ड कर लें। ऐसे ही चीज़ को देखा, ये एसेट है, कैसे जी, वो जी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबेबल है कॉस्ट लायबिलिटी में, अच्छा तो रिकॉर्ड कर लो फिर इसको एज एन एसेट। तो पहली चीज़ डेफिनेशन मीट करे, एसेट रिकॉर्ड करना है तो एसेट हो, एसिड बनाना है। फिर उसके बाद कब रिकॉर्ड करना है, वो आगे 16 ने जैसे बताया था, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन क्या है, इट मस्ट बी प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। ये तो सिर्फ एसिड के बारे में कह रहे हैं, लाइबिलिटी के बारे में बताना चाहिए था। बहरहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोइंग इन और आउट, ये जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, अच्छा इनको ना आपने एक बार पढ़ लेना है। मैं इसका ट्री बनाने लगा हूँ आपके सामने, यानी मैं आपको ये बताने लगा हूँ एसिड क्या होता है, हालांकि आपको पता है, लेकिन चलो ज़रा टेक्निकल वाली बात कि कहीं एमसीक्यू में ना आ जाए, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। और बाकी तो फिर छोटे मोटे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो वैसे आईकेपी किताब में नहीं है, लेकिन आपके लिए इधर डाल दिए गए हैं अगर आप रिवाइज करना चाहें। कंसिस्टेंसी वही वाला आ गया, मटीरियलिटी, प्रूडेंस, मैचिंग, ऑफसेटिंग, ये सारे वो हैं जो FR 1 में आपने पढ़े इंट्रो में। छोड़े फिलहाल वापस आए, रह कुछ नहीं गया, बस ऐसे ही 15 मिनट 10 मिनट और इसके करते हैं। उसके बाद फिर जितना टाइम बचा वो EPS का नोट बना लेंगे। EPS का नोट पे हमें टाइम नहीं लगना, क्योंकि मैंने सारे वो सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हमने कर रखे हैं। किधर लिखे हैं, ये देखें, ये सारे वो क्वेश्चन हैं। माइल्स लिमिटेड वाला सवाल हमने किया हुआ है, 37, 38 आपने सवाल किया हुआ है, इसका नोट बनाना है, ठीक है। फिर 8 सवाल, क्वेश्चन 8 था, A, B और C मैंने खुद बनवाए थे, उसमें डायलूटेड EPS सीखी थी ना, तो वो 3 सवालों के अंदर मैं आपको अलग अलग करके वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो वो छोटे छोटे सवाल हैं जितने हो गए, बाकी कल भी तो है ना जी। काम सुकून तसल्ली से करते रहेंगे हम। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बेटा जो कंक्लूजन के वक्त आ रही होती हैं। इन चीज़ों को अगर आप छोड़ दें जल्दी में, वैसे ही बस हो गया काम, हो नहीं गया होता। इनमें से जो भी चीज़ आनी है वो फिर आपकी पर्चे में नहीं हो गई होती, तो ये वही सेफ मार्जिन होता है जो आप लेके पर्चे में जाना चाह रहे होते हैं, और यही आपको जो है वो मरवा देता है। चलें जी, अब फिर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन बेसिक सी क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। लेकिन फिर आपने इसको याद नहीं, ये याद ही होंगे आपको, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है, बाकी इसको आपने रीड ऑनली करना है। लेकिन ये लाजमी है, और जो नहीं करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पे इसको छोड़ेगा, कल कला मुझे कुछ नहीं कहेगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, मैं 1 बाय 1 बताने लगा हूँ जी बेटा। इस वक्त ये बात रेलेवेंट लग रही है आपको, पढ़ाई के दरमियान में बिल्कुल एन जब बातें चल रही हैं पढ़ाई की, हाँ तो फिर अच्छा जी। एसेट्स की डेफिनेशन सादा वाली जो हमने पढ़ रखी है वो क्या है, एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। इसी को ज़रा ICAP ने अपनी किताब में, स्टैंडर्ड ने जिस तरह से लिखा हुआ है वो ये कि ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स ही है, ठीक है, जो आया है हमारे पास किसी पास्ट इवेंट की वजह से। ये ज़रा डेफिनेशन है, थोड़ी सी फ्रेमवर्क के अंदर लिखी हुई, सिर्फ इसलिए लिख कर दे रहा हूँ, पता है आपको एसिड क्या होता है, कहीं खुदा ना खास्ता किसी MCQ में ना आ जाए, और कोई वजह नहीं, ठीक है। तो एसिड है अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, हमारे पास एक रिसोर्स पड़ा है, अ प्रेजेंट रिसोर्स, प्रेजेंट को भी छोड़ो, अ रिसोर्स, साथ साथ ना लिखो, हाँ हाँ ना करो, ताकि जब मैं लिखवा दूं तस्वीर लेना और घर जाके लिखना। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होता है जी, बाय किया था, जाके पैसे दिए थे, एसेट खरीदा था, ये पास्ट इवेंट था, परचेज, ठीक है। तो हमारे कंट्रोल में है, ये ज़्यादा टेक्निकल लफ्ज़ है, मैंने शायद उस वक्त बताया भी था आपको कि हम तो पुरानी डेफिनेशन यही पढ़ के आए हुए हैं आज तक कि ओन्ड, लेकिन मैंने कहा था उस वक्त I16 पढ़ा रहा था कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कंट्रोल्ड। देख चलो यूज़ तो आगे होगा जाके FR 2 में, बहरहाल इतना पता होना चाहिए, बात ओनरशिप, कंट्रोल
और ओनरशिप तकरीबन एक ही बात है, लेकिन ये टेक्निकली ज़्यादा साउंड लफ्ज़ है। तो रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। बस इतनी सी ही डेफिनेशन है और कुछ नहीं। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या कहते हैं? एक राइट होना, ठीक है ना, कि फ्यूचर में हमें ये चीज़ फ़ायदा दे देगी, ठीक है, फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स, हमारे पास एक एसेट आ गया, अब हमारे पास ये एक राइट है कि फ्यूचर में ये जितनी हमने एक फैक्ट्री लगा ली, जितने बल्ब बनेंगे हमारे पास इस एसेट, इस फैक्ट्री का ये राइट है ना कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, जितने भी बल्ब बनेंगे उसको हम बेचेंगे। लेकिन इतनी सी बात काफ़ी है। उसके बाद लायबिलिटी के बारे में आपको याद होगा, आपने नाम सुन रखा होगा इसका कि लायबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। लायबिलिटीज कर दो, उधर एसेट्स लिखा हुआ है। तो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है हमारे ऊपर, ठीक है, और होता इसकी वजह से, होती है भी किसी पास्ट इवेंट की वजह से ही है, लेकिन ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो नहीं करा रही होती, बल्कि हम तो आउटफ्लो कर रहे होते हैं उल्टा, ठीक है। तो अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब जो बच्चे जा रहे हैं, जब निकल जाएंगे ना फिर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करवाऊंगा। अच्छा, जल्दी से आ गए। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी, जी बेटा, हाँ एसी तेज़ करा दें यार, ऐसे ही है बेटा, सफोकेशन हो जाती है, मुझे भी हो रही है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यार फिर वही तरीका चल रहा है यार, कुछ देख लो। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो साथ वाला कह रहा है इसको, वो भी वैसा ही है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में दोनों को निकाल देता हूँ, क्लास से बाहर फैसला कर लेना। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज, ट्रांसफर द रिसोर्सेज, ठीक है जी। क्यों रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहे हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ कोई पास्ट इवेंट, ये भी होता है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब एक है इकोनॉमिक रिसोर्सेज आते हुए नजर आ रहे हैं, और वो रिसोर्स हमारे कंट्रोल में जो आया, जिससे फ्यूचर में एक रिसोर्स का मतलब ही काफ़ी होता है कि ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना, साथ साथ इसी को कहते हैं, ठीक है। पास्ट इवेंट की वजह से एक रिसोर्स हमारे कंट्रोल में आ गया, एसेट। पास्ट इवेंट की वजह से हम पे एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और उसके अंदर क्या होगा, हमारे कुछ रिसोर्सेज अब जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा ही है, कैश देना पड़ेगा। इक्विटी बड़े मज़े की चीज़ होती है, लेकिन इसको एंड पे चलो लिख लेते हैं। इक्विटी के बारे में मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर एक लफ्ज़ बोला था, ये एक रेजिडुअल इंटरेस्ट है। हाँ, बचपन वाली डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, पेएबल टुवर्ड्स ओनर। लेकिन अब आप बड़े हो गए, आपको पता है कि शेयर कैपिटल की बात होती है कि शेयर कैपिटल कंपनीज़ के अंदर जो इन्वेस्टेड है वो सिर्फ तब मिलता है जब सारी लायबिलिटीज़ कंपनी की पे हो जाएं और फिर भी ऐसे बच जाएं। तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में आपको ये लफ्ज़ भी बताया था कि ये एक रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है जी? रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स, दा क्यों लिखा है, रेजिडुअल ही लिख दें डायरेक्ट, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एंटिटी। रेजिडुअल लिख देना काफ़ी है, यानी इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। लेकिन चलो रेजिडुअल इंटरेस्ट लिखा है, थोड़ी सी बात समझ आ जाए तो हम यूँ लिख देते हैं, एसिड्स के अंदर इंटरेस्ट, एंटिटी के एसिड्स के अंदर इंटरेस्ट आफ्टर पेइंग सारी लायबिलिटीज़, ये किसका होता है फिर? ओनर का। इक्विटी इसी को तो कहते हैं, ठीक है, सही है ना। तो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसिड्स ऑफ एंटिटी आफ्टर पेइंग या आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज, नेट एसिड्स इक्विटी ही होती है। यही तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। मैंने आपको रेशो में भी कहा था कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड, ज़रा ब्रॉडर टर्म में जब आया था कैपिटल, हमने कहा था ये भी एक तरह के एसिड्स ही होते हैं, अगर इनसे करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो वो नेट एसिड्स यही कहलाते हैं, ठीक है। देखो ना, ये बैलेंस शीट है आपके सामने, बैलेंस शीट बनी हुई है आपके सामने, एसिड्स इक्वल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और अगर आप सिर्फ
कैपिटल निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को उधर ले जाएंगे। तो यही तो है, एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी होता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूँ जस्ट इसलिए कि कोई एक आध नंबर की एमसीक्यूज में मार ना पड़ जाए आपको। तो उसके बाद इनको में है, इनको में होती है जी एसेट्स में इंक्रीज होना या लायबिलिटीज में डिक्रीज होना। एसेट में इंक्रीज होना, लायबिलिटी में डिक्रीज होना। देखो फायदा क्या, इनकम क्या है, फायदा। एसेट बढ़ना फायदा, लायबिलिटी कम होना फायदा। लिख लो यही बात। इंक्रीज बहुत नेड़े तो नहीं आ गया, इनकम में जी वो प्रॉफिट होता है। इंक्रीज इन एसेट्स, अभी बताता हूँ, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। उसी तरफ ले जाता हूँ आपको, इक्विटी के अंदर ये जाएगा, इनकम इक्विटी में जाती है, देखना। इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज रिजल्टिंग that result in increase in equity, that result in increase in equity। लेकिन ये वो होगी, वो इंक्रीज होगा जो अदर देन वो इंक्रीज है जो ओनर घर से पैसे लाए हैं। ये ना असल में फ्रेमवर्क में इस तरह से लिखा हुआ है। मुझे नहीं मसला कि आप इनकम की डेफिनेशन याद किए हुए हैं उसको याद किए रखें, मैं सिर्फ इस वक्त आपको सेव कर रहा हूँ फ्रेमवर्क के 2-4 नंबरों को, 5 नंबरों को। वो अगर इधर यूज़ कर जाए तो पता हो, अगर वो ये लफ्ज़ लिख दे कि ये क्या लिखा हुआ, लिखा उसने इंक्रीज इन एसेट और लायबिलिटी विच इंक्रीजेज इक्विटी अदर देन द इंक्रीज इन इक्विटी कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स। ये क्या होता है? तो आप बैठे हो मुंह उठा के, पता नहीं ये क्या होता है। तो एक बार लिख दिया तो अब आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी ऐसे याद करके सारी जिंदगी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये पता लग गया आपको कि इसको भी इनकम कहते हैं, तो आप किसी एमसीक्यू के अंदर ये आ जाए या फिल इन द ब्लैंक में आ जाए तो आपको ये हेल्प कर देगा। दैट्स इट, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन द इंक्रीज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन बाय, इसको और आसान कर लेते हैं, अदर देन, लिखते लिखते शायद आसान हो ही जाए, अदर देन दोज। मैं सिर्फ इसलिए बेटा, आपको पता है कि ये क्या है, आप बेशक वो इस तरह से आप कह रहे हैं अदर देन कैपिटल, तो वो अदर देन कैपिटल क्या है फिर? अदर देन कैपिटल सिर्फ वही है जो ओनर घर से लाता है। डेफिनेशन में तो फिर उसने ये नहीं ना लिख देना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी बात वो लिख रहा हूँ, मुझे पता है आपको इनकम का पता है क्या होती है, ठीक है। तो अदर देन दोज कंट्रीब्यूटेड, पीआरसी में होना चाहिए था, अदर देन, बल्कि इसको थोड़ा सा और लिखना पड़ा, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स, ओनर्स या होल्डर्स ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स या शेयर होल्डर्स, ठीक है। और आखिरी है एक्सपेंस। अब ये इसी के उलट है, इसी के उलट है, इसी से देखकर बनाओ। अब ये एक ज़हन में आ गई ना, अब एक्सपेंस की भी डेफिनेशन एमसीक्यू में लिख देगा तो अब मारनी पड़ती है इंशाल्लाह आपको। अब आप क्या कहोगे? डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, यानी डिविडेंड के अलावा। डिविडेंड को हम एक्सपेंस नहीं कहते थे, ठीक है। डिविडेंड को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, एक्सपेंस नहीं कहते होते, ठीक है। तो लिखो एक्सपेंसेस में, वाइस वर्सा ना लिखो, एक बार लिख लो, हर्ज कोई नहीं है। मतलब ये तस्वीर खींच लेना, इंक्रीज, अच्छा जी, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन, भाई जरा पता करना, FA2 क्लास है आज यार, आज भी है यार, कल इतना पड़ा तुम लोगों ने छुट्टी कर लेते। डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन liabilities that result in decrease in equity। आगे क्या लिखेंगे जी?
अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ओनर्स, अदर देन, हाँ ठीक है डिविडेंड लिख लेते हैं हम, अदर देन दोज रिलेटिंग टू, इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ओनर्स, इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो तस्वीर बना लें ताकि आप ये ना कहें सर ये लिख लें, बस सिर्फ ये लिख लें। तो हाँ जी, अदर देन डिविडेंड, अदर देन फ्रेश कैपिटल, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन ये लिखा सिर्फ इसलिए है कि उसने फ्रेमवर्क से उठा के अगर डेफिनेशन डाल दी यहाँ पर तो मिलते जुलते अल्फाज सामने पड़े हों, आपको पता हो, बस इसलिए लिखा है। वरना आप यहाँ कह सकते थे अदर देन फ्रेश कैपिटल शेयर्स इशू, अदर देन डिविडेंड। ग्रुप श्रुप बना होगा तुम लोगों का कोई, उसमें सेंड कर दो ना, लिया करो यार। मैं मेरे साथ भाई है फेयर 2 की क्लास कितने बजे? कल तो यार 11:30 शुरू हुई थी, है ना? 11:15 तक तो मैं हूँ। अच्छा जी, अब जाने दो यार अल्लाह हाफिज वाले को, उसने अल्लाह हाफिज कर दिया, जाने दो उसको। जाने वाले को कौन रोक, ऊपर सर ना उठाने से क्या होगा। अच्छा बच्चों, अगली चीज़ मैं लिखवाऊंगा अब कल, लेकिन बता दूंगा अगली चीज़ है क्या। वैसे आपने इसको रीड ऑनली अब कर लेना है, ठीक है? ये अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको रीड ऑनली करें, कोई मसला हो मैं समझाऊंगा। मेरे ख्याल में आपको शायद इसमें मसला आए, ये शायद आपने ना पढ़ा हो ऑफसेटिंग में, स्टिल बहरहाल आप पढ़िएगा। ऑफसेटिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सुने, ऑफसेटिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है बेसिकली IS 1 ये कहता है कि एसेट्स को अलग रखो, लायबिलिटीज़ को अलग रखो, इनकम्स को अलग रखो, एक्सपेंसेस को अलग रखो, नेटिंग नहीं करनी, नेटिंग नहीं करनी। यानी कि अगर, क्या नाम है तुम्हारा? हुज़ैफ़ा से मैंने 100 रुपये लेने हैं और हुज़ैफ़ा को मैंने 80 रुपये देने भी हैं, मैं अपने ज़्यादा ही रखांगा, तो हुज़ैफ़ा मेरा डेटर भी है 100, हुज़ैफ़ा मेरा क्रेडिटर भी है 80। अब मैं कहूँ यार लेन देन को नेट करके 20 का एसेट ही शो कर देता हूँ, IS 1 कहता है ये सही नहीं है, ऑफ सेटिंग की इजाज़त नहीं है। हाँ एक सूरत है, हम आपस में मिल बैठ कर इसको तय कर लें और हम इस कॉन्ट्रा एंट्री को कर लें। मैं कहूँगा यार अब ये मैंने 100 लेने हैं तुमसे, तुमने 80 देने हैं मेरे, अच्छा दोनों ही हो गए, तुमने मुझसे 80 लेने हैं, तो यूँ करते हैं नेट में यही कह देते हैं कि तुमने 20 मुझसे, तो ये एंट्री मैंने कर दी अपने क्रेडिटर डेटर कॉन्ट्रा एंट्री जो आप पढ़ के आए हैं, तो ये आपस के म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। ऐसे ही कभी कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अलाउ करता है। अब IFRS 15 के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको बल्कि उसकी बजाय IAS 37 के अंदर भी एक रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी है। जो बच्चे पढ़ रहे थे ना 7 FAR 2, जो नहीं पढ़ रहे वो आगे जाके पढ़ लेंगे। एक एक्सपेंस है, उसकी रिलेटेड इनकम सी होती है, तो वो स्टैंडर्ड कहता है चाहो तो अलग अलग शो करो, चाहो तो नेट कर दो। बल्कि चलो जो आपने पढ़ा है, मुझे वो याद आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट का भी ट्री बनाना था आज, चलो गवर्नमेंट कल बनाएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में ये पढ़ा था कि चाहो तो उसको इनकम अलग एक्सपेंस अलग रखो, चाहो तो इनको नेट कर दो। अब वैसे नेटिंग की इजाज़त नहीं है, लेकिन IAS 20 ने बताते खुद इजाज़त दे दी, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई स्टैंडर्ड खुद अलाउ कर दे, ठीक है, या वो चीज़ ही ऐसी हो कि उसका इकोनॉमिक सब्सटेंस, हमने सेल प्रोसीड्स में से डिस्पोजल कॉस्ट को नेट किया था, याद करो। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट मैंने कहा था, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे सिंपल डिस्पोजल, बिल्कुल बचपन वाली क्लास, पहली को 10वीं 11वीं 12वां लेक्चर होगा, जिसमें हमने कहा था डिस्पोजल को, अकमल ब्रदर वाले सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आई थी सबसे पहली बार ज़िंदगी में, तो हमने कहा था कि इसको सेल प्रोसीड में से ही नेट कर दो और गेन ही नेट आएगा, ना कि पहले गेन रिकॉर्ड करो फिर एक्सपेंस। तो बेसिकली तो हमने गेन को और एक एक्सपेंस को नेट ही किया था, तो उसकी इजाज़त क्यों है? क्योंकि वो इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो चलो ये ज़रा मुश्किल लगना था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों ये टेस्ट होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये अगेन वही बात है, ये IK की किताब में भी नहीं है,
ये इंट्रो के अंदर आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार आप इनको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, अच्छा होता है, ठीक है, रीड ओनली इनको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सिर्फ मैं ट्री बना रहा हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस का पता होगा कल हमने क्या करना है, और इसको पढ़ के भी घर से आएंगे, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ, फिर मैंने अभी वो छुट्टी नहीं हो रही, मैं नोट बनाने के लिए ज़रा स्पीड लगा रहा हूँ, मैंने ईपीएस का नोट बनाना है। जिसको मसला है बेटा वो क्लास से निकल जाए, खामोशी से बैठेंगे, और जिसका जिस वक्त दिल करे खामोशी से उठ के निकल जाए, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, वरना कल भी नहीं बैठने दूंगा और यूट्यूब पे भी नहीं अपलोड करूंगा। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह से मेजर हो सकती हैं। एक वो जिसको हम अभी भी पढ़ के आए कहीं पे, पता नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और दूसरा होता है जी करंट कॉस्ट पे। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए पढ़ ज़रूर लेना, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह खुद समझाऊंगा इन दोनों में, ठीक है। एक होता है, चलो ऐसे ही लिख लो, वैसे ना लिखो जैसे उधर लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल और दूसरा होता है करंट वैल्यू। दूसरा होता है जी करंट वैल्यू। अब बच्चे ना इसको ज़रा कंफ्यूज कर जाते हैं, ये दो डिफरेंट हैं। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट एक है और करंट वैल्यू में फिर आगे तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है फेयर वैल्यू, दूसरा है जी प्रेजेंट वैल्यू, चलो प्रेजेंट वैल्यू, और तीसरा है जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये आप जब पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूज करेंगे, जब कंफ्यूज करेंगे तो फिर आप कल जरा टाइम से आओगे और आके बैठोगे क्लास में, ताकि ये कंफ्यूजन आपका भी अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाए। तो करंट कॉस्ट, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू, जो पढ़ाई थी वो आज भी वही है, ये वही है, ठीक है। तो करंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली दो तरह से हो सकते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा करंट वैल्यू। करंट वैल्यू में फिर आगे तीन तरह के ऑप्शंस हैं, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और करंट कॉस्ट। फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ज़रा एक नस्ल के बन जाते हैं और करंट कॉस्ट ज़रा डिफरेंट, ठीक है। ये एग्जिट वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली, और ये एग्जिट वैल्यूज़ नहीं होती, ये बेसिकली वो कल ज़ाहिर बताऊंगा, दोनों में फ़र्क पढ़ोगे ना पता लगेगा कि ये क्या गुम चक्कर, समझ ही नहीं आता। तो इसलिए कल फिर टाइम से आओगे, क्योंकि टाइम से कल मैंने आते साथ बगैर कोई इंतज़ार किए इसको शुरू कर देना है। और ये आखिरी चीज़ है कैपिटल मेंटेनेंस के टॉपिक के अंदर, सॉरी फ्रेमवर्क के टॉपिक के अंदर। ये भाई जब पूरा होगा तो कल तस्वीर बना लेना। खैर चलो अच्छा है, ये तस्वीर बनाइए, घर पर पढ़ते हुए उन्हें आसानी होगी, घर पे पढ़ते उन्हें आसानी होगी। पढ़ के आएंगे कल, मैं इसके नीचे एक एक दो दो लाइनें हर एक के नीचे लिख दूंगा, जिससे आपको ये याद रह जाएगा कि ये क्या चीज़ है। पर्चे में आएगी तो एमसीक्यू में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक में, चाहे जैसे मर्जी आ जाए, ओके। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ अगर आप गौर फरमाएं तो जब ये ख़त्म होता है तो आगे कैपिटल मेंटेनेंस और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में और कुछ नहीं था, बस यही था। अच्छा, मैंने माना कि आपको बहुत मशक्क़त महसूस हो रही है, फिर भी मैं ये चाहूँगा कि हम, कितने गया सवाल, माइल्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन और इसका नोट कर लें, उसके बाद फिर छुट्टी, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं इधर जगह ज़रा साफ सूफ करके यहीं बनाता हूँ ताकि कल यहाँ से कंटिन्यू हो सके। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग थोड़ी सी ये शफकत फरमा दें कि अगर ईपीएस वाला वो रजिस्टर किसी बच्चे के पास है, क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया था ना, तो इस सवाल को ओपन कर लें ताकि क्विकली ज़रा सलूशन बता दें। क्योंकि आज सवाल करना शायद ये हमें कोई ज़रूरी नज़र नहीं आ रहा,
इसका डिस्क्लोजर बनाना असल में आज हमारा कंसर्न है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, माइल्स लिमिटेड इसका नाम है। किसी एक बच्चे को मिल जाए तो वो हाँ बता दे, बस फिर बाकी सब अब ना ढूंढें। 2 को मिल गया, बस रहने दें, आपको इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन तक नहीं मिलेगा। छोड़ दें इसको, प्लीज़ छोड़ दें, आप इधर आ जाएं। बेटा छोड़ दें, बस छोड़ दें। मुझे सिर्फ 2 ऐसे बच्चे चाहिए थे, 2 या 3, जिनके सामने सोल्यूशन हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो सोल्यूशन दोबारा सॉल्व होने लगा है, खुदा रहा उसको यूज़ नहीं करना, उसको सिर्फ कंफर्म वो वैल्यूज़ बताएंगे जो मैंने लिखनी है। सवाल भी पढ़ेंगे, सॉल्व भी करेंगे, सब्र कर जाओ। रिक्वायरमेंट थी इस सवाल की, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिलेटेड नोट्स। इसका मतलब इसका नोट बनाया हुआ है तो दोबारा बना देते हैं जल्दी से। बेटा कॉन्टीन्यूटी में एक काम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और सवाल का मैंने नोट बनवाना है, शायद वो भी बनवाया हो, शायद ना बनवाया हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। ये 2 होंगे बेसिक के सवाल, 2 या 3। इसमें ना डिसकॉन्टीन्यूड को ऐड करूंगा, लेकिन वो बेसिक थी हद तक, ठीक है। उसके बाद फिर डायल्यूटेड का नोट बनाएंगे। तो ये कॉन्टीन्यूटी में होना ज़रूरी है। बेसिक वाला रिवाइज होगा तो फिर अगले वाला समझ में आएगा। तो हुआ तो बहुत सही, तो नोट बनाओ तो इससे भी अच्छी बात है, ये कोई मसला नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये नोट बनाऊँगा। उसके बाद मैंने आपको कहा कि मैंने ये क्वेश्चंस के भी नोट बनाने हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन वाले सवाल के भी नोट बनाने हैं। तो मेरी चाहत ये है कि मैं यहीं पर सारे नोट इस तरह से आपके सामने बना दूंगा, ठीक है। और ये हट जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। ये सारे नोट यहाँ पे बनाकर फिर हम उसको आमने सामने देख लेंगे कि जी ये मसला मसाइल होता है, ये बेसिक हो तो ये चीज़ें आती हैं, डायल्यूटेड हो तो ये चीज़ें आती हैं। नोट अभी तक ICAP ने बनवाया नहीं है, चांसेस तो इतने नहीं हैं, लेकिन अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए, पता को नहीं लगता पैड़े वेले का। अच्छा जी, अब उन्होंने हमें कहा है कि बना दें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो नाम क्या है जी बिजनेस का? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंड भी बताओ। इसके नंबर होते हैं 31 दिसंबर 10 साल इनू पढ़ो। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल में गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिक्लेयर्ड। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद था हमने इसको इरेडीमेबल कहा था, मैं उसकी डिस्कशन में अब नहीं जा रहा, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही शुरू कर दें। उस दिन मैंने PBT से शुरू करवाया होगा, कोई बात नहीं, पर्चे में डाटा हो तो PBT से शुरू कर देना, उसमें भी मुजायका कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ज़रा एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं फिगर वही लिखूँगा आज। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, टैक्स एक्सपेंस कर दो, एक ही बात है। और ये आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ICAP को जवाब तो आया था, मैंने पढ़ा भी था, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। वो कह रहे थे कि तो मैं ना दोबारा उनको आज फिर ईमेल करूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने प्लान तो किया ही हुआ था, डिस्क्लोजर वो बनवाएं ना बनवाएं हम बना लेते हैं। उन्होंने कहा जी किताब देख लें, उसमें डिस्कशन है तो हो सकता है, तो फिर मैंने कहा हम कर लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेंगे। 2 साल का डाटा, 1 साल का हमारे 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 10 जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही मुझे डाटा बताओ, ऊपर वाली चीज़ें आप लिख लोगे, सिर्फ उठाकर ही लिखनी है। 11 का 303,000 000। याद आ रही है ना बातें? ये सिर्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए वही सवाल करवाए जाते हैं कि बच्चों नोट आता है आपको बस लगने लग जाता है जब अगले टॉपिक में जाते हैं ना, यार हमें शायद भूल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, लेकिन साथ ही साथ नई चीज़ें भी सिखा ली जाती हैं थोड़ी बहुत ना। ज़ाहिर है डायल्यूटेड वाला कोई नोट नहीं बना था, तो वो बनाना है तो पहले बेसिक तो लाजमी बहरहाल बनना है। बेसिक EPS के बाद ही डायल्यूटेड बनती है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमारी ईपीएस इस सवाल में एक बेसिक एंड डाइल्यूटेड सेम ही थी ना, तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड इधर आनी है, ठीक है, ईपीएस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नोट्स का रेफरेंस दे दें तो क्या नंबर देना है? अच्छा जी 33 हाँ, अपना नंबर बताते हैं, सही कह रहा है, 33 नंबर नोट है हमारा। अब इसके अंदर हम जाकर कैलकुलेट कर लेंगे ईपीएस, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आज ना हम पहले थोड़ा सा ये फॉर्मेट बनाएं, और वर्किंग तो फिर हो ही जाती है, वो तो पहले से ही हुई पड़ी है, ठीक है। तो प्यारा सा गोल दायरा आज लगाया हमने, ओ आंडा बन गया था, गरम आंडा। ये जी नोट नंबर है। अब आगे जाएंगे हम, और माइल्स लिमिटेड, जगह भी तंग है ज़रा, चले मैं यहाँ डायरेक्ट नोट्स लिख दूँ। अब माइल्स लिमिटेड पूरा लिखना होता है, ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर वगैरह सारा लिख लेना है। नोट नंबर 33, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर में पहली अर्निंग पर शेयर जो होती है वो बेसिक वाली हम करते हैं, ठीक है जी। तो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर पूरा लिख लेना आप, ठीक है ना। मैं बेसिक ईपीएस लिख रहा हूँ, बेसिक ईपीएस निकालनी है हमने। तो क्या फॉर्मूला होता था, कुछ याद है? ईपीएस रिवाइज हो रही है आपकी, क्या फॉर्मूला था, कुछ याद है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय, ये लिख लेते हैं, फिर वर्किंग में जाके उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अर्निंग्स और वेटेड एवरेज, आपने पर्चे के अंदर ये एब्रीविएशन नहीं यूज करने, ठीक है ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। लो जी जगह तंग पैगी जे, थोड़ा जा अगे चलिए पाए नोट पाइन तुम भी आ जाओ। अच्छा और एन उधर ही रह गया, ओट्स आगे चले गए हैं, ओट्स, ये OAT नहीं है, हर वक्त खाने की सूझती रहती है आप लोगों को। अच्छा जी, अब अर्निंग्स आएंगी, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, और फिर यहाँ पर ईपीएस आएगा, ठीक है ना जी। अच्छा चलो, अब ये डाटा ज़रा मुझे बता दीजिए। सवाल दोबारा कल फटाफट कर भी लेंगे, मसला नहीं है। आप इधर देखो, ये था इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 2,23,000 ये इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इसमें से हमने 3,000 को माइनस किया था, और 2,22,000 को हमने अर्निंग्स में 2,20,000 को हमने अर्निंग्स में रखा था, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये अब आप बता दें, इसको ना कैलकुलेट करना पड़ना था। 2 लाख कितना था भाई, ज़रा बताना। अच्छा, अर्निंग्स कितनी आई थी जी? 15,000। अच्छा 1.5 मिलियन, ऐसे बताना कि कभी पहली बार में मुझे समझ ना आ जाए। अच्छा, अब ये जिस वर्किंग में कैलकुलेट हुआ है ना, वो वर्किंग 1 हम कर लेंगे इंशाल्लाह कल, ताकि वो भी रिवाइज हो जाए। जब यहाँ से काम शुरू करना है ना कल कम से कम 3 से 4 सवालों के और मैं नोट बनवा दूंगा, ताकि ये ज़रा हाथ सीधा हो जाए इस पर, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करूँगा कि आज के दिन में मैं कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से भी ना कोई चीज़ें कट करके तो किसी एक जगह पे रख दूँ, ताकि वो भी फ़ौरन नज़र आ जाया करे आपको, तो आपको ज़रा रेलेवेंट लगे, ठीक है। अच्छा, अब ईपीएस कितनी आ रही है? 0.15 पर शेयर, ठीक है जी। और दूसरे साल की अर्निंग्स वैसे नज़र आ रही हैं 303, लेकिन 3,000 माइनस किया था हमने, याद है? तो 300,000 था। शेयर्स कितने हैं? वो सेम ही है, 15 लाख, और ये 0.20 हो गया। अब एक मसला आया था, वो मसला ये आया था कि यहाँ पे अर्निंग्स आ रही हैं डिफरेंट पैट के मुंह पे, और यहाँ पे अर्निंग्स आ रही हैं डिफरेंट। तो हमने एक रेकन्सिलिएशन छोटी सी बनाई थी ऑफ अर्निंग्स विद पैट, ठीक है। तो 3.2 में हमने रेकन्सिलिएशन
ऑफ अर्निंग्स विद प्रॉफिट। अब रिकन्सिलिएशन ऑफ अर्निंग ज़रा कल अब तमीज़ से लिख लेंगे, ज़रा छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पकड़ा था, कितना है जी, 3,03,000, 2,23,000। हमने कहा था जी ये नज़र आ रहा है, लेकिन ना हमने ईपीएस की कैलकुलेशन में प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल माइनस किया हुआ है, जो कि 3,000 है दोनों साल में। इस वजह से यूज़र आपको ना ये कम नजर आ रही है, डिफरेंट नज़र आ रही है, ठीक है। तो 3 लाख और 2,20,000। अच्छा, अब होगा कल क्या, कल ये होगा बच्चों कि ये तो है ना सिर्फ बेसिक, इसमें मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को एक तो कवर करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब तस्वीरें बना लेना भाई, सुने। लेकिन जिस वक्त इधर शामिल होना है ना आके डाइल्यूटेड ने, तो डाइल्यूटेड ईपीएस के असरात क्या पड़ेंगे, ज़रा आप खुद ही सोच कर इसका जवाब दे लेंगे कि नोट के अंदर क्या क्या असरात आएंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस जब आती है तो बेसिक अर्निंग्स भी हिल जाती हैं, और बेसिक और ये एवरेज शेयर्स डिनोमिनेटर वाले भी हिल जाते हैं। तो फिर हमें 2 रेकन्सिलिएशंस और बनानी पड़ेंगी। एक हम रेकन्सिलिएशन बनाएंगे बेसिक अर्निंग्स और डाइल्यूटेड अर्निंग्स के दरमियान, और वो चीज़ें जो उधर प्लस होती थी न्यूमरेटर में वो लिख के बताएंगे, सब आता है, हमें सिर्फ प्रेजेंट करना है। और एक रेकन्सिलिएशन हम बनाएंगे डिनोमिनेटर के लिए, जिसमें बेसिक वाले वेटेड एवरेज शेयर्स और जो डाइल्यूटेड में इस्तेमाल हुए वो वाले शेयर्स के दरमियान जो आया था डिनोमिनेटर में ऐड होने वाला, वो सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बताना है। तो हमारा मुकम्मल नोट इंशाल्लाह बन जाएगा 3.3 और 3.4 डाल के इसी के अंदर, ठीक है। तो इसमें बस यहाँ पे आंसर लिख दो, ज़रा वो लिखना मैं भूल गया, 0.20 और 0.1, ठीक है जी। तो यहाँ से इंशाल्लाह कहानी आगे शुरू करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।